हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है माइक्रो प्रोसेसर की सीरीज़ में। इसमें यह आपका चौथा लेक्चर है और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं 8085 का प्रोग्रामिंग मॉडल। और इस मॉडल में सबसे पहले देखेंगे कि हम 8085 का जो प्रोग्रामिंग है उसमें जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, तो अभी देखेंगे ऑल दैट। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोग्राम का मतलब क्या होता है। प्रोग्राम अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जो कि प्रोग्राम जिससे आपका प्रोसेसर आपके लिए कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। आप समझिए इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इट इज़ अ कमांड गिवन टू द प्रोसेसर और माइक्रो कंप्यूटर टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क और ऑपरेशन। ये एक कमांड होती है जो एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपके प्रोसेसर या माइक्रो कंप्यूटर को दी जाती है। उसके बाद है आपका मशीन लेवल लैंग्वेज को समझते हैं। अब बात आती है कि ये सारे इंस्ट्रक्शन लिखे किस में जाते हैं, तो कुछ लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं। तो बात आती है लैंग्वेजेस की। तो लैंग्वेज सबसे पहले आप देखते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है इट इज़ अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन विच इज़ यूनिक टू अ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन। एक ये क्या होता है कि बाइनरी स्ट्रीम होती है, एक बाइनरी फॉर्मेट होता है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन होता है जो हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए पर्टिकुलर एक टिपिकल वैल्यू एक टिपिकल होती है। उसके बाद दूसरी आपके देखेंगे अच्छी असेंबली लेवल लैंग्वेज। दिस इज असेंबली लेवल लैंग्वेज और इसे शॉर्ट में असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस आर रिटन in the separate words known as the mnemonics which are particularly understood by the programmer। इसमें क्या होता है कि बाइनरी जैसे डिजिट्स नहीं होते हैं, बल्कि आपका जो सेपरेट शब्द लिखे जाते हैं आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्म में, और जिन्हें हम निमोनिक्स बोलते हैं। और ये सारे जो शब्द होते हैं इन्हें आपका प्रोग्रामर ही समझ सकता है। एवरीबडी विल नॉट अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल MOV D2B, MOV D2B ये एक इंस्ट्रक्शन का मतलब मूव डेटा ऑफ द D टू द B। ये आपका आप देख पा रहे होंगे कि आपका निमोनिक्स है। आप देखते होंगे MOV ये सारे आपके अल्फ़ाबेट के पार्ट्स हैं। तो उसके बाद देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन द इंग्लिश लाइक वर्ड्स। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाते हैं और इंग्लिश की तरह के जो मतलब शब्दों के फॉर्म में, इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में इसमें इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे जो आप लोग पढ़ के आए होंगे। C++, जावा, कोबोल, फोटोन, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज जो है ना, इसमें आपका इंग्लिश टाइप के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखिएगा कि जब ये सारी इतनी लैंग्वेजेस हैं तो जो आपका प्रोसेसर है, एक्चुअल जो मशीन है, जो प्रोसेसर है वो आपकी सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज को समझता है। तो उस मशीन अब हमने जो हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे हैं, यानी प्रोसेसर का प्रोग्राम असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, और जो हाई लेवल लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर जो इनकी कोडिंग होती है ना हाई लेवल लैंग्वेज में की जाती है। तो अब इन्हें प्रोसेसर कैसे समझता है? तो उसके लिए कुछ बीच में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कंपाइलर क्या करता है? इट इज़ द सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू द मशीन लेवल लैंग्वेज। ये हाई लेवल लैंग्वेज को सीधा मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जो कि और इसमें क्या एंटायर प्रोग्राम इज़ कन्वर्टेड एट अ टाइम। वो पूरा का पूरा प्रोग्राम एक ही बार में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? इसमें हाई लेवल लैंग्वेज से आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज को, जिससे कि प्रोसेसर को समझने में बहुत आसानी रहती है। दूसरा सॉफ्टवेयर होता है इंटरप्रीटर। ये भी एक सॉफ्टवेयर है विच कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन कोड लाइन बाई लाइन। मतलब एक साथ नहीं करता है, एक एक लाइन करके ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तीसरा है असेंबलर क्या करता है? ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है विच कन्वर्ट्स द मशीन कोड असेंबली लेवल लैंग्वेज टू द मशीन कोड। मतलब ये असेंबली लेवल लैंग्वेज होती है उसे मशीन कोड में आपका कन्वर्ट कर देता है। ये चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं कि 8085 का जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, ऑप कोड एंड ऑपरेंड। दो पार्ट्स होते हैं, ऑप कोड एंड ऑपरेंड। ऑप कोड क्या होता है और ऑपरेंड क्या होता है ये समझ लेते हैं। ऑप कोड का मतलब होता है कि जो ऑपरेशन कोड, जो भी टास्क आप परफॉर्म करने जा रहे हैं उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन से, उसका कोड, यानी क्या क्या काम होने जा रहा है। ऑपरेंड एक डेटा होता है जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म होने जा रहा होता है। तो ये ऑपरेंड और ऑप कोड का मतलब हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल MOV B2A,
तो MOV ये जो है ये पार्ट है, इसे कहेंगे ऑप कोड। इसका मतलब हो गया मूव, यानी कि मूव करना है क्या, डेटा ऑफ द B टू द A, मतलब B रजिस्टर के डेटा को एक्यूमुलेटर पर मूव कराना है। तो ये मूव कराना ये तो हो गया ऑप कोड, और मूव होना, मूव क्या हो रहा है कि डेटा ऑफ द B, तो ये सारा ये पोर्शन हो गया आपका ऑपरेंड, और ये पोर्शन हो गया आपका ऑप कोड। दैट्स इट। आगे चलते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ ऑप कोड। ऑप कोड का जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके का होता है। फॉर एग्जांपल आप समझते हैं, अभी यहाँ समझते हैं। फॉर एग्जांपल MOV, एक एग्जांपल समझते हैं, MOV RD, RS। RD, RS का मतलब क्या होगा, RD मतलब रजिस्टर ऑफ डेस्टिनेशन, और RS का मतलब हो गया रजिस्टर ऑफ द सोर्स। यानी इसका मतलब हुआ कि सोर्स रजिस्टर से डेस्टिनेशन के रजिस्टर पर आपका डेटा जो है वो मूव करेगा। मूव का ये हो गया आपका ऑप कोड, और ये हो गए आपके ऑपरेंड जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। इसी तरीके से तो प्रोसेसर में क्या होता है कि सबसे पहले फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूशन। आपका इंस्ट्रक्शन सबसे पहले फैच किया जाएगा कि क्या इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन को फैच का मतलब क्या होगा, मेमोरी से प्रोसेसर में वो इंस्ट्रक्शन आएगा फैच होकर के, उसका एड्रेस फैच होकर के आएगा। उसके बाद क्या होगा, डिकोड। फिर वो डिकोड क्या होगा कि ऑप कोड क्या बता रहा है, उसका ऑप कोड क्या कह रहा है। जब डिकोड हो जाएगा फिर उसका एग्जीक्यूशन होगा कि जो काम अगर जैसे आपसे कहा जाए कि आपको क्या काम, आपको कोई काम करना है, तो वो जो काम करना है उस काम को जानना हो गया क्या, डिकोडिंग। फैच करने का मतलब क्या, आपको बुलाया गया किसी काम के लिए, पहले आपको बुलाया जाएगा, फिर आपको कोई काम बताया जाएगा। जब आपको कोई काम बताया जाएगा तब आप जान पाओगे आपको क्या काम करना है। तो जो काम बताया जाना है, दिस इज आप ऑप कोड डिकोडिंग। उसके बाद एग्जीक्यूशन, फिर आप उस काम को परफॉर्म करोगे, तो वो काम हो जाएगा एग्जीक्यूशन। तो समझ में आया। सबसे पहले क्या है, जो इंस्ट्रक्शन है उसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं, सबसे पहले ऑप कोड दिस इज एंड ऑपरेंड दिस इज। उसके बाद सबसे पहले क्या होता है, ऑप कोड फैच होता है। ऑप कोड फैच होने के बाद उसका डिकोडिंग होती है, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होता है। तो ये आपका इंस्ट्रक्शन के बारे में हो गया। आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर्स इन 8085 आर गिवन सेपरेट कोड्स। There are 74 different instructions which resulting 246 instructions. टोटल जो आपका 8085 है उसमें 74 अलग अलग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स होते हैं। उन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनता है, और जाकर के उन फॉर्मेट से 246 इंस्ट्रक्शंस 8085 के टोटल डेवलप होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका लेंथ ऑफ द इंस्ट्रक्शन। लेंथ ऑफ द इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा इन मेमोरी। द नंबर ऑफ बाइट एंड इंस्ट्रक्शन ऑक्युपाइज इन द मेमोरी अकॉर्डिंग टू द लेंथ। देयर आर द 3 टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब लेंथ इंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया कि कितने बाइट का वो इंस्ट्रक्शन है। कितने बाइट का मतलब क्या हुआ कि कितने बाइट की मेमोरी को वो कंज्यूम करेगा स्टोर होने के लिए। तो इस हिसाब से 8085 में 3 टाइप के इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, ये दिया हुआ। अब एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ लेकर के समझाया गया, इसे समझने का प्रयास करते हैं किस तरीके से। ये जो आपको दिख रहा है डब्बा, ये डिब्बा जो दिख रहा है ये कुछ नहीं है, ये आपका स्टैक मेमोरी है। स्टैक मेमोरी से किस तरीके से ये जो प्रोग्राम लिखा, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम को जो 8085 के प्रोग्राम को जब लिखा गया है तो आप इसमें देख सकते हैं कि छोटा सा प्रोग्राम है 3 स्टेप का, इसमें 3 इंस्ट्रक्शन यूज़ किए गए हैं। तो ये स्टार्टिंग में 7000H जो है ये सब एड्रेसेस हैं, ये एड्रेस दिए हुए हैं, ये एड्रेस लोकेशंस पर ये इंस्ट्रक्शन सेव हैं। ठीक है। तो अब इसे किस तरीके से ये मेमोरी के अंदर किस तरह से सेव होते हैं वो आपको देखना है। सबसे पहले तो 700H, 7001H, 7003H, ये 3 इंस्ट्रक्शन। अब इन्हें देखिएगा, इसमें पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, MOV AB, यानी कि मूव
द डेटा ऑफ द बी टू एक्यूमुलेटर। दूसरा इंस्ट्रक्शन कहता है MBI 88H टू A। तो मतलब क्या है, मूव इमीडिएटली 88H जो डेटा है वो A पर। उसके बाद LDA, उसके बाद ये 2000H। तो यानी कि इस डेटा को लोड करना है एक्यूमुलेटर पर। LDA का मतलब होता है लोड एक्यूमुलेटर विद दिस डेटा। तो ये 3 इंस्ट्रक्शंस हैं। अब इन्हें किस तरीके से इनकी मेमोरी में किस तरह से ये रखे जाते हैं। तो 700H पहली लोकेशन पर तो आपका ये है, इसका ऑपकोड होगा, मूव का ऑपकोड मान लिया XX है, वो देखो सेव है। उसके बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन है MBI, इसका बाई मान लिया, तो दूसरे लोकेशन पर 7001 पर बाई, ये आपका बाई आ गया। बाई के बाद फिर क्या है, फिर आपका एक्यूमुलेटर तो उसके अंदर होता ही होता है, रजिस्टर ही होता है, तो इसे दिखाने की जरूरत नहीं होती है। तो अब उसके बाद क्या बचा, डेटा 88H। तो 7002 पर आपका 88H आ गया। उसके बाद है तीसरा इंस्ट्रक्शन है LDA 2000H। तो LDA इसका ZZ हो गया इंस्ट्रक्शन, तो ये 7003 पर ये आ गया ZZ। उसके बाद ये जो डेटा है ये पूरा का पूरा आएगा, तो सबसे पहले साइड वाले यानी 00 पहले आ जाएंगे और 20 उसके बाद आएगा। तो इस तरीके से ये आपका पूरा प्रोग्राम किस तरीके से स्टैक मेमोरी में लोकेटेड होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है कि एड्रेसिंग मोड का मतलब क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी को किस तरीके से एड्रेस कर रहा है, इनपुट आउटपुट को कैसे एड्रेस कर रहा है, उसके टाइप्स मतलब किस तरीके से उनसे कम्युनिकेट कर रहा है। तो समझते हैं। सबसे पहले एड्रेसिंग मोड, देयर आर द वेरियस फॉर्मेट विच स्पेसिफाई द ऑपरेंड और डेटा हाउ दे आर accessed either from memory or input output. there are the 5 types। मतलब क्या है, सीधा मतलब है कि ऑपरेंड और डेटा को हम इनपुट आउटपुट और मेमोरी से कैसे असिस्ट कर रहे हैं, उनके तरीके को ही हम कहेंगे क्या, एड्रेसिंग मोड। 5 तरह के एड्रेसिंग मोड होते हैं, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, और उसके बाद है इम्प्लाइड और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। एक बीच में जो तीसरा था वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड था। तो सबसे पहले देखते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का क्या मतलब है, द डेटा इज प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। मतलब जब इंस्ट्रक्शन के अंदर ही डेटा मौजूद हो तो इस तरह के एड्रेसिंग मोड को कहेंगे क्या, इस तरह का जो एड्रेसिंग मोड होगा उसे कहेंगे हम आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है MBI 75B, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर आप देख रहे हैं, इसका मतलब मूव इमीडिएटली 75H को B पर, मतलब 75H को B पर मूव कराना है इमीडिएटली। तो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही डेटा है जिसे मूव कराना है, तो इसे कहेंगे क्या, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट वन है आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या है, द एड्रेस ऑफ द डेटा इज प्रेजेंट इन इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। इसमें क्या होगा कि जो इसमें डायरेक्ट डेटा मौजूद नहीं होगा, बल्कि उस डेटा का एड्रेस मौजूद होगा जिसे आपको एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल LDA लोड एक्यूमुलेटर विद 1234H। ये 1234H डेटा है, इसे लोड कराना है एक्यूमुलेटर पे। इसका मतलब हुआ, इस पूरे इंस्ट्रक्शन का मतलब यही हुआ। तो अब इसके लिए क्या है, इसमें क्या है, 1234H क्या है, ये डेटा नहीं है, बल्कि ये उस डेटा का एड्रेस है जहां से डेटा को हमें उठाना है। तो इसमें क्या होगा, 1234H इस पे फॉर एग्जांपल 88 डेटा था, 1235H इस पर 99 डेटा था। तो इस डेटा, तो सबसे पहले क्या उठेगा 88, फिर क्या उठेगा 99, है ना। तो ये इसमें क्या है कि आपका इंस्ट्रक्शन के अंदर आपका जो क्या कहते हैं, डेटा ना मौजूद होकर के उस डेटा का एड्रेस मौजूद है जिसे आपको एग्जीक्यूट करना है। तो तीसरा है आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होगा, द एड्रेस ऑफ द डेटा इज प्रेजेंट एज कंटेंट ऑफ द अदर रजिस्टर पेयर। मतलब इसमें क्या होगा कि इसमें एड्रेस भी डायरेक्ट नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हें क्या मिलेगा, एक रजिस्टर पेयर कंटेंट दिया होगा, उसमें बताया जाएगा कि उस रजिस्टर पेयर में एड्रेस होगा, फिर उस एड्रेस पे जाकर के आपको डेटा उठाना है। तो इसे बोलेंगे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। फॉर एग्जांपल LDA XB। तो इसमें क्या है
कि जो BC रजिस्टर पेयर है यहाँ पर एड्रेस मौजूद होगा, उस एड्रेस को उठा करके जो BC रजिस्टर पेयर है यहाँ पर आपका एड्रेस मौजूद होगा, और उस एड्रेस को उठा करके फिर उस एड्रेस पे जाना होगा, फिर वहाँ से एड्रेस से उस डेटा को उठाना होगा। तो ये जो टाइप ऑफ एड्रेसिंग हो जाएगा इसे हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट है आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट आपका क्या है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्या होगा, इफ द डेटा इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द रजिस्टर्स नॉन एज रजिस्टर मोड। सिंपल है, दो रजिस्टर के बीच में अगर डेटा मूव कर रहा है तो उसे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड कहेंगे। बहुत ही आसान एग्जांपल समझिएगा, MOV B, इसका मतलब क्या हो गया, C के डेटा को B पर ट्रांसफर करना, यानी कि C से B के बीच में रजिस्टर डेटा ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि रजिस्टर से रजिस्टर डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरह के एड्रेसिंग मोड को हम क्या कहेंगे, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट है आपका इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट जो है वो है आपका इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड में क्या होगा, नो ऑपरेंड और डेटा आर सीन ऑन प्रेजेंट और इंस्ट्रक्शन but some kind of operation is performed in the instruction. It is applied for the single register in certain applications. मतलब क्या है, इसमें कोई डेटा नहीं होगा, नो ऑपरेंड और डेटा आर सीन, मतलब इसमें कोई ऑपरेंड नहीं होगा, कोई डेटा नहीं होगा, लेकिन कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रहा होगा। जैसे कि CMP में इसमें कोई डेटा नहीं, कोई ऑपरेंड नहीं है। NOP है ना, HLT, ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपके इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड में आते हैं। मतलब क्या है कि नो ऑपरेशन, NOP का मतलब है नो ऑपरेशन, CMP का मतलब है कंपेयर, HLT का मतलब है हाल्ट मतलब रोक देना। तो इसमें कोई ऑपरेंड नहीं है, कोई डेटा कोई ऐसा टास्क नहीं परफॉर्म हो रहा है जिसमें डेटा का इस्तेमाल हो रहा हो। तो इस तरह के एड्रेसिंग मोड को आप कहेंगे इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। इसके बाद चलते हैं टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम को आप ज़्यादा डिटेल से समझने की जरूरत नहीं, बस उसकी कुछ चीज़ें समझ लीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा कठिन हो जाएगा इस पर समझाना। तो टाइमिंग डायग्राम को देखते हैं। तो टाइमिंग डायग्राम में सबसे पहले क्या है, टाइमिंग डायग्राम का है, इट इज़ द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोसेसर। एक इंस्ट्रक्शन किस तरह से एग्जीक्यूट होता है उसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि इसमें अगर फ्रीक्वेंसी जो है आपकी 3 मेगाहर्ट्ज़ है तो उसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो 0.33 माइक्रोसेकंड आ जाएगा, है ना। तो अब इसमें देखते हैं कि टी स्टेट क्या होता है, मशीन साइकिल क्या होता है और इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है। इसी पे आधार से आपको न्यूमेरिकल मिल जाता है करने के लिए, इसलिए इसे डिस्कस कर रहे हैं। टी स्टेट क्या होता है, इट इज़ द सब डिवीज़न ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म इन अ क्लॉक पीरियड। मतलब क्या है, एक क्लॉक पीरियड के अंदर, यानी कि क्लॉक पीरियड का मतलब एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर, एक क्लॉक साइकिल के अंदर को सब डिवाइड किया गया है, एक क्लॉक साइकिल को सब डिवाइड किया गया है, उसको हम क्या, टी स्टेट। इट इज द सब डिवीजन ऑफ द ऑपरेशन परफॉर्म इन अ क्लॉक पीरियड। एक क्लॉक पीरियड में परफॉर्म किए गए ऑपरेशन को भी सब डिवाइड किया गया है, उसे हम बोलते हैं टी स्टेट। अब नेक्स्ट है मशीन साइकिल। इट इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर accessing the operands or data from memory or input output. Machine cycle contains 3 to 6 T state. एक मशीन साइकिल में 3 से 6 T states होते हैं। तो मतलब क्या है, it define the time required for accessing the operands और data from memory और input output। तो मतलब क्या है, ये वो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें क्या होता है कि इनपुट आउटपुट या मेमोरी से डेटा को असेस करने में जो समय लगता है, उसे हम बोलते हैं एक मशीन साइकिल। उसके बाद होता है इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल का मतलब क्या है, इट इज़ द टोटल टाइम रिक्वायर फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ वन कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। मतलब एक पूरे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में जो समय लगता है उसे बोलते हैं क्या, उसका इंस्ट्रक्शन साइकिल। मशीन साइकिल क्या है कि इनपुट आउटपुट या मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शन को फैच करने में या इंस्ट्रक्शन को असिस्ट करने में जो समय लगता है उसे क्या बोलते हैं, मशीन साइकिल। और टी स्टेट क्या होता है,
एक क्लॉक साइकिल को सब डिवाइड किया गया होता है कुछ पार्ट्स में, उसे बोलते हैं टी स्टेट। तो ये तो हो गया आपका टाइमिंग डायग्राम। ये कुछ इस तरीके का टाइमिंग डायग्राम दिखता है। इसमें आपका ये जो देख छोटे छोटे जो कॉलम्स हैं इन्हें बोलेंगे टी स्टेट्स। छोटे छोटे जो कॉलम्स हैं इन्हें आप टी स्टेट्स बोलेंगे। ये जो दिख रहे हैं ये टी स्टेट्स हैं। और एक इंस्ट्रक्शन के लिए इसे देखा जाता है पूरा। तो इसे कभी पहले बेसिक समझते हैं, उसके ये भी इसे समझने लग जाएंगे तो इसमें 2 घंटे लगेंगे। तो इसे फिर कभी डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं। और हाँ, ये हमारे महत्व का वो है। इसमें हम इससे हम क्या करते हैं कि सीधा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। टोटल एग्जीक्यूशन टाइम, टोटल एग्जीक्यूशन टाइम अगर आपको निकालना है TET, टोटल एग्जीक्यूशन टाइम इज इक्वल टू क्लॉक पीरियड, नंबर ऑफ टी स्टेट और काउंट वैल्यूज नंबर ऑफ टी स्टेट और क्लॉक पीरियड का मल्टीप्लाई करके आप टोटल एग्जीक्यूशन टाइम निकाल सकते हैं। अब जैसे क्लॉक पीरियड को कहाँ से निकाल सकते हैं, 1/f, यानी कि फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। नंबर ऑफ टी स्टेट एंड काउंट वैल्यूज, कितने बार उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया गया, काउंट वैल्यू का मतलब है। तो इससे आप सीधा सा टोटल एग्जीक्यूशन टाइम निकाल सकते हैं। तो ये इसीलिए हमने क्लॉक पीरियड, नंबर ऑफ टी स्टेट, मशीन साइकिल, ये सब इसीलिए पढ़े कि अगर आपको न्यूमेरिकल मिल जाए सीधा तो फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही होगी। अगर 8085 माइक्रो प्रोसेसर है तो उसकी 3 मेगाहर्ट्ज़ होगी। तो 3 मेगाहर्ट्ज़ यानी कि 1/3 × 10⁶ मल्टीप्लाई बाई द नंबर ऑफ टी स्टेट मल्टीप्लाई बाय द काउंट वैल्यू, कितने बार वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ है उस पूरे प्रोग्राम में। तो आप उसका निकाल सकते हैं क्या, टोटल एग्जीक्यूशन टाइम, टोटल उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में टोटल कितना समय लगा। तो ये आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।